जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही शानदार और कीमती जमीन की, मतलब पूरे 100 एकड़ का इलाका। 100 एकड़ मतलब काफी बड़ा इलाका। बिल्कुल। और एक ऐसी जगह जिसे भारत के औद्योगिक भविष्य की धड़कन बनने के लिए तैयार किया गया था। हाँ, जहाँ मशीनों का शोर होना चाहिए था। एकदम सही। जहाँ कभी हजारों मजदूरों की चहल पहल थी और जिसे राज्य के पूरे समर्थन के साथ अगले 100 सालों तक उस इलाके की तकदीर बदलने के लिए खड़ा किया गया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। हाँ, महज 34 सालों के अंदर ही वो सब कुछ एक डरावने वीरान खंडहर में तब्दील हो गया। सिर्फ 34 साल में? हाँ, मतलब एक ऐसा भूतिया शहर जहां आज उस 100 एकड़ के सन्नाटे में सिर्फ 3 लोग आग सेकते हुए नजर आते हैं। ये तो बहुत ही दुखद दृश्य है। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम नरेंद्र कठेत जी के लिखे एक बेहद विचारोत्तेजक लेख के पन्नों में उतर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुप्रबंधन और अदूरदर्शिता की भेंट चढ़ी HMT। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ एक बंद हुई फैक्ट्री का शोक मनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उस मैकेनिज्म या कहें कि उस पूरी व्यवस्था को डिकोड करना है जो इतने बड़े साम्राज्य को मिट्टी में मिला देती है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम अक्सर खंडहरों को इतिहास के नजरिए से देखते हैं, जैसे कोई पुराना किला हो गया या किसी राजा का महल। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आधुनिक भारत का एक विशाल औद्योगिक सपना, जिसे पीढ़ियों को रोजगार देना चाहिए था, वो हमारी ही आंखों के सामने खंडहर बन जाए तो वो सिर्फ ईंट पत्थर का गिरना नहीं होता। एकदम सही। वो नीतियों, प्रबंधन और दूरदर्शिता के पूरी तरह से ढह जाने का एक जीता जागता सबूत होता है। ये विश्लेषण हमें बताएगा कि कैसे संसाधनों की कोई कमी न होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ कुप्रबंधन किसी राज्य की बेशकीमती संपत्ति को एक बंजर भूमि में बदल सकता है। तो इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। मतलब हम बात करें 1982 के उत्तराखंड की। 1982। हाँ, काठगोदाम नैनीताल मुख्य मार्ग पर एक जगह है रानीबाग। ये वो दौर था जब HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ी कलाई पर होना सिर्फ समय देखने का जरिया नहीं था। हाँ, वो एक स्टेटस सिंबल था उस वक्त। बिल्कुल। लोगों को अपनी शादी में HMT की घड़ी मिलने का इंतजार रहता था। सही बात है। और उसी सुनहरे दौर में रानीबाग में इस विशाल यूनिट की नींव रखी गई। अब होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो स्थानीय लोगों से उनके खेत खलियान लिए जाते हैं। हाँ, उन्हें विस्थापन का गहरा दर्द सहना पड़ता है। लेकिन लोग ये कीमत खुशी खुशी चुकाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। ये मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। एक किसान जब अपनी जमीन किसी कारखाने के लिए देता है तो वो सिर्फ मिट्टी का सौदा नहीं करता। बिल्कुल, वो एक उम्मीद लगाता है। हाँ, वो एक सदी लंबे विकास के सपने में निवेश करता है। 1982 में HMT का वहां आना उस पूरे इलाके के लिए एक आर्थिक क्रांति की तरह था। मतलब सब कुछ बदल रहा था वहाँ। एकदम। आसपास चाय की दुकानों से लेकर ट्रांसपोर्ट, स्कूलों और स्थानीय बाजारों का एक पूरा नया इकोसिस्टम उसी एक फैक्ट्री के भरोसे खड़ा हो गया था। लेकिन वो सपना कितनी भयानक तरह से टूटा, स्रोत के तथ्य इस बात की गवाही देते हैं। 1982 में जो यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई थी, वो 2016 आते आते उसकी सुइयां हमेशा के लिए रुक गईं। हाँ, सिर्फ 34 साल। मैं इस बात को लेकर सच में हैरान हूँ। अगर कोई इंसान अपना एक छोटा सा घर भी बनाता है तो कम से कम 3 पीढ़ियों का सोचकर बनाता है। बिल्कुल। 100 साल तो कम से कम। और एक इतनी बड़ी राज्य समर्थित परियोजना का 34 साल में इस तरह से दम तोड़ देना, मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई एक बहुत भव्य महल बनाए, उसमें दुनिया भर का पैसा लगाए और उसके रंग रोगन के सूखने से पहले ही उसे लावारिस छोड़कर भाग जाए। बिल्कुल। ये जो 34 साल का आंकड़ा है, यही इस पूरी विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कॉर्पोरेट इतिहास में 34 साल का मतलब है कि आपने शायद एक पीढ़ी को भी पूरी तरह से रिटायर होते नहीं देखा। हाँ, वो साइकिल ही पूरी नहीं हुई। सही कहा। और आज स्थिति ये है कि वे विशाल आवासीय भवन जर्जर हो चुके हैं, दीवारें दरक रही हैं और वो 100 एकड़ का पूरा परिसर एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा है। और लेखक ने यहाँ एक बहुत ही बारीक बात की तरफ इशारा किया है, ये कोई शत्रु संपत्ति नहीं है। हाँ,
इस शत्रु संपत्ति वाले पॉइंट ने मुझे भी सोचने पर मजबूर किया। अच्छा। हाँ, मतलब जब हम इतने बड़े पैमाने पर बर्बादी देखते हैं तो दिमाग अपने आप ये मान लेता है कि शायद ये कोई विवादित जगह होगी या किसी ऐसे इंसान की होगी जो देश छोड़कर चला गया हो। एकदम सही पकड़ा आपने। हमारा दिमाग ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि हमारे अपने ही चुने हुए लोग, हमारी अपनी ही व्यवस्था, हमारे ही टैक्स के पैसों से बनी संपत्ति को हाँ इस तरह लावारिस छोड़ सकती है। शत्रु संपत्ति नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि ये हमारी और आपकी सामूहिक विफलता है। ये इसी प्रदेश की अपनी संपत्ति है जिसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि फाइलों में बैठे सिस्टम की घनघोर लापरवाही ने बर्बाद किया है। अब जब हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस 100 एकड़ के वीराने में सिर्फ इमारतें ही नहीं टूटी, जिंदगियां भी टूटी हैं। बिल्कुल, इंसानी कीमत भी तो चुकाई गई है। हाँ, स्रोत के मुताबिक वहां किसी समय 2000 लोगों का स्टाफ काम करता था। 2000 लोग। जब मैं इस आंकड़े को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि 2000 लोगों का मतलब सिर्फ 2000 कर्मचारी नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है 2000 परिवार। सही बात है। जरा सोचिए, अगर किसी इलाके से अचानक 2000 परिवारों की रोजी रोटी एक झटके में छीन ली जाए तो उस इलाके की सामाजिक और आर्थिक रीढ़ कैसे टूट जाती होगी। ये इस पूरे परिदृश्य का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जब कोई कंपनी बंद होती है तो मैनेजमेंट या बड़े अधिकारी तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर किसी दूसरे शहर निकल जाते हैं। हाँ, किसी दूसरे वातानुकूलित दफ्तर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो ऑपरेटर, वो मशीन पर काम करने वाला मजदूर जिसने अपनी जवानी के 20-25 साल एक ही तरह के पुर्जे बनाने में निकाल दिए, वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल, उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी पहचान उस फैक्ट्री से जुड़ी होती है। जब फैक्ट्री के गेट पर ताला लगता है तो असल में उस मजदूर के भविष्य पर ताला लग जाता है। और लेखक ने इस दर्द को सिर्फ आंकड़ों के चश्मे से नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने उस सन्नाटे के बीच जाकर उसे महसूस किया है। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक घटना का जिक्र है जो मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो आग सेकने वाला दृश्य। हाँ, लेखक उन जर्जर हो चुके आवासीय परिसरों के एक वीरान अहाते की तरफ जाते हैं और वहां उस 100 एकड़ के खौफनाक सन्नाटे में उन्हें आग सेकते हुए सिर्फ 3 लोग दिखाई देते हैं। एक पति, पत्नी और उनकी बेटी। बिल्कुल। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक समय जहां सायरन बजते थे, हजारों कर्मचारियों की शिफ्ट बदलती थी, वहां आज सिर्फ लकड़ियों के जलने की आवाज है। हाँ, और 3 लोग उस ठंड में अपने अतीत को सेक रहे हैं। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये कुप्रबंधन के बाद बचे हुए इंसानी मलबे की तस्वीर है। और इसके बाद उनके बीच जो बातचीत होती है वो किसी फिल्म के बेहतरीन संवाद जैसी है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। क्या बात हुई उनके बीच? वो व्यक्ति जब लेखक को उस वीराने में भटकते हुए देखता है तो पूछता है, साहब आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? और लेखक का जवाब सुनिए। वे कहते हैं, HMT की अटकी हुई सुइयों को। अरे वाह! ये जवाब जितना काव्यात्मक है उतना ही उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक सीधा तमाचा भी है। बिल्कुल, और इस काव्यात्मक तमाचे की गूंज और तेज हो जाती है जब वो केयरटेकर जवाब देता है। हाँ, उसका जवाब भी कमाल का था। वो एक हल्की सी व्यंग से भरी मुस्कान के साथ कहता है, साहब वो सुई अब यहाँ कहाँ मिलेगी? वो पहले बेंगलोर शिफ्ट हुई, अब मालूम नहीं वहां भी है कि नहीं। इस एक वाक्य में उस व्यक्ति ने पूरी ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट फैसलों की पोल खोल के रख दी है। सही बात है। वो बता रहा है कि कैसे दिल्ली या बेंगलोर में बैठे अधिकारियों ने कागजों पर एक फैसला लिया और इस पूरी यूनिट को लावारिस छोड़ दिया। हाँ, और उसने ये भी बताया कि आज इतने बड़े परिसर के हर ब्लॉक में उसके जैसे सिर्फ 1-2 केयरटेकर ही बचे हैं। लेकिन मुझे उस केयरटेकर की बात का एक हिस्सा सबसे ज्यादा चुभा और एक तरह से उसने मुझे प्रेरित भी किया। वो कौन सी बात? वो कहता है, समझ में नहीं आता मैनेजमेंट कहाँ धोखा खा गई, लेकिन हम तो आज भी हारे नहीं है जी। सच में ये बहुत गहरी बात है। हाँ, मैं यहाँ रुककर थोड़ा सोचना चाहता हूँ। एक आदमी जो 100 एकड़ के खंडहर में बैठा है, जिसकी कंपनी बंद हो चुकी है, जिसके आसपास सिर्फ जर्जर इमारतें हैं, वो कैसे कह सकता है कि हम आज भी हारे नहीं हैं? यही तो वो बुनियादी फर्क है जो इस पूरे लेख का केंद्र बिंदु है। ये फर्क है जमीन पर पसीना बहाने वाले मजदूर और ऊपर बैठे मैनेजमेंट के बीच का।
वो केयरटेकर इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। उसकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई थी। सही बात है। उसकी जीवत्ता आज भी बरकरार है क्योंकि इंसान फितरतन हार नहीं मानता, हार हमेशा सिस्टम मानता है। बिल्कुल। जब वो कहता है कि मैनेजमेंट कहाँ धोखा खा गई, तो वो दरअसल उस अदूरदर्शिता की बात कर रहा है जो एयर कंडीशन कमरों में बांटकर लिए गए फैसलों से पैदा होती है। और इसी मानसिकता को समझाने के लिए लेखक ने जो अगली तुलना की है वो लाजवाब है। हाँ, वो किसान वाली तुलना। बिल्कुल। उन्होंने एक किसान, एक अन्नदाता की तुलना इस विशाल कॉर्पोरेट कंपनी से की है। पड़ने से हो या भयंकर सूखा पड़ने से। तो क्या वो किसान अपना खेत छोड़कर भाग जाता है? हरगिज नहीं। वो उसी सूखी या बर्बाद जमीन पर वापस लौटता है, नई हिम्मत जुटाता है, फिर से कुदाल उठाता है और नए सिरे से बीज बोता है। बिल्कुल। लेकिन HMT जैसी इतनी विशाल कंपनी, जिसके पास संसाधनों का पूरा समुंदर था, वो जरा सा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैदान छोड़कर भाग गई। ये सच में सोचने वाली बात है। पर एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ, या कहूँ कि मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसा सवाल? मतलब मैं इस बात को पचा नहीं पा रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ इसलिए हार मान लेगी क्योंकि उनका एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। लेखक ने बहुत ही सटीकता से लिखा है कि घड़ियों की सुइयां दिन भर में कई मर्तबा झुकती हैं, लेकिन टूटती हरगिज नहीं है। हाँ। फिर ये कंपनी कैसे टूट गई? मेरा मतलब है उनके पास विश्व स्तर के इंजीनियर थे, मशीनें थीं, 100 एकड़ जमीन थी। बिल्कुल। अगर हाथ की घड़ियों का बाजार खत्म हो रहा था, लोग डिजिटल की तरफ जा रहे थे, तो वे कुछ और क्यों नहीं बनाने लगे? जैसे कि वे दीवार घड़ियां तो बना ही सकते थे। क्या बोर्ड रूम में बैठे किसी भी अधिकारी के दिमाग में ये नहीं आया कि चलो दीवार घड़ी बनाते हैं? आखिर उन्हें रोका किसने? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो आपका ये सवाल सीधा उस बीमारी की जड़ पर चोट करता है जिसे कॉर्पोरेट दुनिया में ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया या संस्थागत जड़ता कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इतनी बड़ी कंपनियां अचानक से क्यों नहीं बदल पाती। बात सिर्फ हाथ की घड़ी से दीवार घड़ी बनाने की नहीं है। तो फिर क्या है? जब एक कंपनी दशकों तक एक ही चीज बनाती है तो उसकी पूरी सप्लाई चेन, उसके वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसके इंजीनियरों की ट्रेनिंग और यहाँ तक कि उसके मैनेजमेंट के टारगेट्स सिर्फ उसी एक प्रोडक्ट के इर्द गिर्द बुने जाते हैं। अच्छा, मतलब वे अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था के जाल में फंस गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उन्हें दीवार घड़ी बनानी होती तो इसका मतलब था कि उन्हें पुरानी मशीनों को हटाना पड़ता, नए सांचे बनाने पड़ते, सप्लायर्स बदलने पड़ते। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट को अपनी ये गलती माननी पड़ती कि उनका पुराना मॉडल अब फेल हो चुका है। और कोई भी अधिकारी ये नहीं करना चाहता होगा। सही कहा। बड़ी ब्यूरोक्रेसी में कोई भी अधिकारी ये जोखिम नहीं लेना चाहता। उन्हें लगता है कि नया प्रयोग करने और उसमें फेल होने से बेहतर है कि कंपनी को धीरे धीरे नुकसान में जाने दिया जाए। अरे वाह, मतलब खुद को बचाने के लिए कंपनी को डूबने दिया। बिल्कुल। किसान इसलिए खेत नहीं छोड़ता क्योंकि वो खुद अपना बॉस है। उसमें वो स्टार्टअप वाली फुर्ती है। वो तुरंत फैसला ले सकता है कि इस बार गेहूं नहीं तो सरसों उगा लूंगा। सही बात है। लेकिन HMT का प्रबंधन उस पुराने 1982 के ढर्रे में ऐसा जमा हुआ था कि उसने बाजार के साथ अनुकूलन करने से, यानी अडेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि कैसे आपकी अपनी विशालता ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगर उन्होंने समय रहते ये अनुकूलन किया होता, अगर उन्होंने दीवार घड़ी या कोई और नया विकल्प चुना होता, तो शायद रानीबाग का वो परिसर आज पहाड़ पर अन्य उद्योगों के लिए एक रोल मॉडल होता। बिल्कुल होता। लेकिन सिर्फ उस लैक ऑफ फोरसाइट यानी अदूरदर्शिता के कारण पूरे उत्तराखंड को विकास के नाम पर ये वीरान खंडर देखना पड़ रहा है। और ये अदूरदर्शिता केवल एक कंपनी के बंद होने तक सीमित नहीं रही। इसका असर पूरे राज्य की औद्योगिक नीति पर पड़ा। वो कैसे? देखिए, जब एक इतना बड़ा एंकर इन्वेस्टर फेल होता है तो बाहर की दुनिया में ये संदेश जाता है कि शायद यहाँ का माहौल ही उद्योग के लायक नहीं है। लोग डर जाते हैं। हाँ, जबकि असलियत में गलती जगह की नहीं थी, बल्कि उस मैनेजमेंट की थी जिसने बदलाव को गले लगाने से मना कर दिया था। ये सारी बातें सुनकर एक अजीब सी निराशा मन में घर करने लगती है। लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। पर ऐसा है नहीं। हाँ, स्रोत के आखिरी हिस्से में पहुंचते पहुंचते लेखक हमें पूरी तरह से अंधेरे में नहीं छोड़ते। वहां रुके हुए ठहरे हुए चरखे को फिर से घुमाने की
एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट उम्मीद नजर आती है। बिल्कुल। लेखक इस बात का जिक्र करते हैं कि उस 100 एकड़ के खौफनाक वीराने में रहना कितना मुश्किल है, फिर भी उन गिने चुने लोगों की आंखों में एक उम्मीद बाकी है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही यही है, वो वीराने में भी उम्मीद के सहारे जिंदा रह सकता है। हाँ। केयरटेकर का वो बयान कि हम हारे नहीं है, इसी उम्मीद का प्रतीक है। वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कभी तो कोई ऐसा आएगा जो इस जगह की असली कीमत समझेगा। और इसी उम्मीद को शब्द देते हुए लेखक एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन चुभने वाला सवाल करते हैं। क्या इन वीरान हो चुके आवासीय भवनों में कभी बसंत की खेप आएगी, या फिर वो बसंत भी किसी आम पर्यटक की तरह इस व्यस्त काठगोदाम नैनीताल राजमार्ग से गुजरते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से सिर्फ इन खंडहरों को निहार कर आगे बढ़ जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या सच में कहानी यहाँ खत्म हो गई है? मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जमीन तो अभी भी वही है, आधारभूत ढांचा मौजूद है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम मान ले कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत का स्वर ये साफ करता है कि व्यवस्था कमजोर नहीं है। किसी भी चुनी हुई सरकार या प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य काम ही ये होता है कि वो रुके हुए चरखे को अपनी इच्छा शक्ति से घुमाए। हाँ। अगर वहां अब घड़ियां नहीं बन सकती, अगर वो दौड़ चला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस 100 एकड़ की जमीन पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाए। वहां कुछ और तो बन ही सकता है। बिल्कुल बन सकता है। उस 100 एकड़ की बेशकीमती जमीन और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किसी नए जमाने के उद्योग के लिए किया जा सकता है। जैसे कि कोई आईटी पार्क। हाँ, कोई आईटी पार्क हो सकता है, कोई बड़ा रिसर्च सेंटर हो सकता है, या युवाओं के लिए कोई आधुनिक स्किल डेवलपमेंट हब स्थापित किया जा सकता है। ये संसाधनों या पैसे की कमी का मुद्दा नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का मामला है। सही बात है। जिस तरह उस किसान ने फसल बर्बाद होने के बाद फिर से कुदाल उठाई थी, वैसे ही आज हमारे सिस्टम को वो कुदाल उठानी होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करें, तो आज हमने जो कुछ भी स्रोत से समझा है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल। रानीबाग की एचएमटी फैक्ट्री सिर्फ एक बंद हो चुके कारखाने का इतिहास नहीं है। हाँ। ये हर उस संस्था, हर उस व्यवस्था और हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो ये सोचता है कि उसने एक बार कामयाबी हासिल कर ली तो वो हमेशा टिकेगा। इस कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जब कोई भी बड़ी संस्था अपने अतीत के घमंड में चूर होकर समय के साथ खुद को नहीं बदलती, यानी अडैप्ट नहीं करती, हाँ, और जरा सी विपरीत परिस्थिति आने पर उस किसान की तरह संघर्ष करने के बजाय मैदान छोड़ देती है, तो उसका अंतिम हश्र हमेशा एक खंडहर ही होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम सिर्फ जंगलों में लागू नहीं होता, ये कॉर्पोरेट दुनिया और सरकारी व्यवस्थाओं पर भी उतना ही लागू होता है। ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है जी। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पेशे में हो, क्या वो समय के साथ खुद को बदल रहा है, या वो भी उसी 1982 के ढर्रे पर चल रहा है? जो पेड़ आंधी आने पर थोड़ा झुकना नहीं सीखता जी, वो अक्सर जड़ से उखड़ जाता है। और जो संस्थाएं अपनी पुरानी सफलताओं को ही अपना भविष्य मान लेती हैं, वे बहुत जल्द इतिहास के संग्रहालय का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं इस गहन विश्लेषण को एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ना चाहता हूं जो सीधे इस स्रोत की मूल भावना से उपजा है, और जो मुझे लगता है कि हम सभी को थोड़ी देर के लिए बेचैन जरूर करेगा। जरा सोचिए, हाँ, यदि राज्य के पूरे समर्थन, असीमित संसाधनों और बेहतरीन इंजीनियरों वाली एक इतनी विशाल कॉर्पोरेट इकाई सिर्फ इसलिए 100 एकड़ के बंजर वीराने में तब्दील हो सकती है क्योंकि उसने नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने से इनकार कर दिया, तो आज के समय में, हाँ, तो आज के इस तेजी से बदलते समय में हमारे आसपास ऐसी कौन सी आधुनिक संस्थाएं हैं, या फिर हमारे अपने करियर और काम करने के ऐसे कौन से तरीके हैं जो आज भी किसी नए बदलाव को नकार रहे हैं? ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है। क्या वे भी अनजाने में ही सही भविष्य के किसी वीरान खंडर में तब्दील होने की राह पर तो नहीं चल पड़े हैं? किसी को भी अपने वर्तमान का आत्म मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देगा। बदलाव से इनकार करने की कीमत सिर्फ मुनाफा कम होना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विलुप्त हो जाना है। सही कहा। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी
नींव में सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, बल्कि भविष्य की दूरदर्शिता भी चुनवानी पड़ती है। बिल्कुल। बिना दूरदर्शिता के बनाया गया कोई भी भव्य महल अंततः एक भूतिया खंडहर ही बनता है। इस गहरे और विचार उत्तेजक सवाल के साथ ही आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने किसी भी समस्या को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा।